अस्सलाम वालेकुम। आज हम अक्टूबर नवंबर 2022 का पेपर 1 वेरिएंट 1 करने लगे हैं। 4024 कोड नंबर है इसका। इसमें पहला क्वेश्चन जो है ये बड़ा सिंपल सा है। पार्ट ए में टेम्परेचर वाज -2 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 8 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर दिस चेंज। तो -2 में से -8 करें तो -10 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। तो बी पार्ट में ऑन अनदर डे द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम -5 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस, वर्क आउट द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो -5 से 3 पे इंक्रीज कर रहा है, तो आपने इसको 3 माइनस -5 करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 3 + 5 हो जाएगा जो कि 8 डिग्री बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल है। फाइंड 45% ऑफ $1.2। तो 45% का मतलब 45/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 1.2 उसके साथ करके इसको सिंप्लीफाई करें। तो इसका डेसिमल रिमूव करें तो डेसिमल की जगह 1 और उसके आगे जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरोज़। अब इसका डेसिमल चला जाएगा और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आप कर सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 5 2 × 10, 5 9 × 45, 2 6 × 12 और 2 5 × 10, 0 लिखे हैं, 2 3 × 6। अब ये 9 3 × 27 डिवाइड बाय 50, यही आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ फिर इसको अगर आप चाहें तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 27 अंदर और 50 बाहर, डेसिमल लगाएं फिर 0 लिखें। तो 55 ज़ार 250 और रिमाइंडर 2 आ गया। एक और 0 लगा दें, रिमाइंडर इसका 20 और एक और 0 से 200, तो 54 × 200 होता है। तो 0.54 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें कि अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपको वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती डेसिमल में करने की, तो फिर ये एक्सर्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है। राइट दिस फ्रैक्शन इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। इसके काफ़ी तरीके हैं, मगर जो बेस्ट वे मुझे लगता है वो है इन सारे फ्रैक्शंस को आप परसेंटेज में चेंज कर लें। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, चाहे वो फ्रैक्शन हो या नॉन फ्रैक्शन हो। तो 11/12 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 275/3। इसको आप ले लें, डिवाइड करें तो ये आता है आपका 91.66%। ये आप इरेज कर दें ताकि जगह आपके पास रहे। अब आप 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, सिंप्लीफाई करें। ये आसान है सिंप्लीफिकेशन इसकी, तो 80% हो गया। इसी तरह 27/30 मल्टीप्लाई बाय 100 सिंप्लीफाई करें, ये भी आसान है सिंप्लीफिकेशन, 90%। 13/15 ये भी आसान है सिंप्लीफाई करना। तो इसमें आपका 260/3 है, तो इसका डेसिमल वैल्यू ले लें जो कि 8.66 बनते हैं, यानी 86.66। अब ये सब परसेंटेज में हो गया। अब आपको इसमें स्मॉलेस्ट, स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट है तो वो तो साफ क्लियरली नज़र आ रहा है। 80% स्मॉलेस्ट है तो आपने 80% नहीं लिखना, इसका 4/5 ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है।
फिर उसके बाद आपको 86.66 नज़र आ रहा है, तो इसका 13/15 लिख दें। फिर उसके बाद आपका 90% है, जो कि आपने लिखना है 27/30, और लास्ट में 11/12 बन जाएगा। तो ये आपके आंसर आ गए इसके। क्वेश्चन नंबर 4 में द डायग्राम शोज पोजीशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी ऑन द डायग्राम 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 30 मीटर्स, यानी स्केल है ये। फाइंड बाय मेजरमेंट द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए। अच्छा बच्चों, मेरे पास तो रूलर यहाँ पे वो सही वाला नहीं है, ये आईपैड का रूलर यूज़ कर रहा हूँ, मगर आप इसका तरीका सीख लें, इसको मेजर करें रूलर, सेंटीमीटर रूलर से, तो इसकी रीडिंग आती है 5.8। किसी की 5.7 होगी, किसी की कुछ होगी। ये वैसे ओरिजिनल पेपर भी तो नहीं है, तो बहरहाल तरीका यही है, ओरिजिनल पेपर पे जो भी रीडिंग हो, अब सपोज़ 5.8 है, तो 1 सेंटीमीटर 30 मीटर्स है, तो इसको सिंपली आपने 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका डेसिमल रिमूव करें, डेसिमल की जगह 1 और 8, उसके आगे जितने डिजिट उतने ज़ीरोस, तो डेसिमल इसका रिमूव हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 58 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, ये 174 मीटर्स ये बनता है। मेजर द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, तो बी की बियरिंग ए से आपने मेजर करनी है। तो ए पे आपने प्रोटेक्टर रखना है डी। अब मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको वैसे स्केच बना के दिखा देता हूँ। आपने इस तरह रखना है डी को, और ये सारा एंगल आपने रीड करना है। तो ये तकरीबन बन जाता है 125 डिग्रीज़। A third shape is positioned at C. C is on the bearing of 164 degree from A and on a bearing of 225 degree from B. Find and label the position of C on the diagram. तो ये आप इरेज कर दें। अब 164 फ्रॉम A है, तो आपने A के ऊपर D रखना है इस तरह, और 164 उसमें से देखना कहाँ बनता है। सपोज़ यहाँ बन रहा है, तो ये पॉइंट लगा लें आप, और इसी तरह बी के ऊपर उसने बताया था बियरिंग, तो वो आपने 252 में से 180 को माइनस करना है, तो 72 डिग्री आ गया। अब आपने 72 डिग्री यहाँ से मेजर करना है। डी को इस तरह रखें और देखें 72 डिग्री कहाँ बन रही है, तो यहाँ पर बन रही है, तो आपने ये पॉइंट लगा दिया। अब इसको आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, जहाँ से क्रॉस करेंगी तो वो पॉइंट सी आ जाएगा वो आपका। तो ये 252 डिग्री, और ए के ऊपर जो बता रहा था वो भी आप लिख लें 164। ये बास बच्चे इनको मेंशन नहीं करते, तो लॉस ऑफ मार्क्स में चले जाते हैं। ये ज़रूर मेंशन करें जो एग्जामिनर ने बताई हुई ये बातें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट 306.248 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 प्लेसेस देखें, 4 तक जाना है, तो 4 तक लिखने से पहले उससे नेक्स्ट चेक कर लें, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसको एक वैल्यू बढ़ा दें, तो ये बन जाएगा 306.25। और इसी को आपने 2 सिग्निफिकेंट नंबर से करना है, तो 3 पहला सिग्निफिकेंट नंबर है, 0 दूसरा सिग्निफिकेंट नंबर है, तो उसको लिखने से पहले नेक्स्ट चेक करें, 5 या 5 से ज़्यादा अगर है तो उसको एक वैल्यू बढ़ा दें, बाकी सब ज़ीरोज़ कर दें, तो 0 की जगह 1 आ जाएगा और 6 की जगह 0 आ जाएगा।
तो डेसिमल के बाद 0 0 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 310 हो जाएगा 2SF। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो 9.37 का स्क्वायर, तो 1SF 9 जो है पहले ही सिग्निफिकेंट नंबर है, इसका अगला 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, तो इसको 9.00 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 9 स्क्वायर ही करते हैं आप इसको। माइनस क्यूब रूट ऑफ 1046, तो 1046 में जो 1 है ये पहला सिग्निफिकेंट नंबर है, 0 दूसरा सिग्निफिकेंट नंबर है, तो हमने पहले सिग्निफिकेंट नंबर पे ही इसको राउंड ऑफ करना है। तो उसके आगे 0 है यानी 5 से कम है, तो इसको आप 1000 करते हैं, तो ये 1 क्यूब रूट ऑफ 1000 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 है और 1000 का क्यूब रूट 10 है, तो आप 81 में से 10 माइनस कर दें तो ये आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6A, राइट 44444 एज ए पावर ऑफ 4। तो ये सिंपली आप 1 2 3 4 5 दफ़ा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 पावर 5 इसका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इन अदर वर्ड्स आप इसको स्क्वायर रूट का 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू 2, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली 5 बच जाएगा आपके पास। ये आंसर है। सी पार्ट में सिंप्लीफाई करें 2x पावर 3 होल पावर 4, तो ब्रैकेट में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी पावर 4 है, तो 2 पावर 4 इंटू एक्स पावर 3 होल पावर 4। 2 पावर 4 है इसका 16 और x पावर 12 हो जाएगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, तो ये आंसर स्पेस में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्कआउट 7/8 माइनस 3/4, तो एलसीएम 8 ले लें, तो 8 1 ज़ार 8, वो 1 7 से मल्टीप्लाई करें 7 आ जाएगा, माइनस 4 2 ज़ार 8 होता है, तो 2 पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आ जाएगा। 7 माइनस 6 इज़ 1 और 8, तो 1/8 आंसर है इसका। बी पार्ट में वर्कआउट 1 होल 3/5 डिवाइड 4/7, तो इस मिक्स नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 5 1 ज़ार 5 प्लस 3, तो 8/5, और डिवाइड को करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज, तो उससे आगे जो फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल ले लें, 4/7 को 7/4 लिखते हैं। अब आप सिंप्लीफाई करें तो ये 4 2 ज़ार 8 हो जाता है, 7 2 ज़ार 14/5, तो इसको आप मिक्स नंबर में लिख लें, क्योंकि उसने क्या लोवेस्ट टर्म में करना है, तो खैर लोवेस्ट टर्म में तो है मगर ऊपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 2 होल नंबर 4/5 इसका आंसर आएगा। फैक्टराइज 3a² प्लस 12a, तो ये 3 और 12 में 3 कॉमन आता है, a² और a में a कॉमन आता है, तो 3a कॉमन ले लें, तो a + 4 आएगा, और यही आंसर बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9A में शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय a इंटरसेक्शन b, तो ये सेंटर वाला बनता है इंटरसेक्शन, जहाँ ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। दिस वेन डायग्राम बी पार्ट में शोज इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश E, स्पेनिश S एंड जर्मन G। ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड जर्मन बट नॉट स्पेनिश। तो इंग्लिश एंड जर्मन का आप देख लें, 5 और 2 इंटरसेक्शन में लिखा हुआ है, मगर ये जो 2 है ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, जर्मन भी पढ़ रहे हैं, स्पेनिश भी पढ़ रहे हैं, और उसकी डिमांड है स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड जर्मन बट नॉट स्पेनिश, तो वो 5 हैं, तो इसका आंसर 5 आएगा। सेकेंड पार्ट में फाइंड n ऑफ G यूनियन एस होल कॉम्प्लीमेंट,
तो पूरा जी का सर्कल पूरा एस का सर्कल यूनियन करें, यानी इसको आप बिल्कुल टोटल शेड करते हैं वैसे अपने ख्यालों में, असल में ना करें। तो इस होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब इन दोनों सर्कल के अलावा जो आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं वो 11 है और 4 है। तो 11 + 4, क्योंकि n ऑफ बताना है ना, तो n होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 11 + 4 15। तो ये आंसर है आपका इसका। क्वेश्चन नंबर 10A, राइट द नंबर 3, 2 एंड दिस सो मैनी जीरोस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 3 के बाद डेसिमल लगाएं और उसके बाद 2 लिखें और 10 पावर, ये गिन लें सारे ज़ीरोस भी, और ये 2 भी गिनना है। तो ये 8, 3.2 × 10 पावर 8 इसका आंसर आ जाएगा। Evaluate 2 × 10 पावर -3/4 × 10 पावर 9. Give your answer in standard form. तो 2 इंटू ये लिख लें। अब 2 और 4 डिवाइड कर तो 1/2 आता है, विच इज़ 0.5। अब ये 10 पावर 9 को ऊपर ले जाएं, तो 10 पावर -3 × 10 पावर -9. Bases are same, powers must be added. तो 0.5 × 10 पावर -3 -9, तो 0.5 × 10 पावर -12। अब डेसिमल को 5 से आगे ले आएं, तो ये हो जाएगा 5.0 × 10 पावर। अब डेसिमल से पहले अगर ज़ीरो हो, यानी कोई ज़ीरो के अलावा कोई और वैल्यू ना हो, कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, तो फिर आप जितने भी डिजिट मूव करते हैं तो आप माइनस साइन के साथ करते हैं। तो -1, -12 -1 आ जाएगा, जो कि -13 बनता है। तो ये आपका आंसर है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। क्वेश्चन नंबर 11A, राइट 120 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 120 का एलसीएम ले लें, तो 2 से डिवाइड करें 60, फिर 2 से डिवाइड करें 30, फिर 2 से डिवाइड करें 15, फिर 3 से डिवाइड करें 5, बस स्टॉप। तो 3 दफ़ा 2 है, 1 दफ़ा 3 है और 1 दफ़ा 5 है। तो 2 पावर 3 × 3 × 5, ये आपके प्रोडक्ट हैं प्राइम फैक्टर्स के 120 के। अच्छा, बी पार्ट में 315 = 3² × 5 × 7. Use this information to find the smallest integer value of n such that 315n is a square number. तो देखें, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये है तो एक नंबर का, मगर ये बहुत कम बच्चे ये वाला एक नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो 315n इज़ ए स्क्वायर नंबर। तो 3 को देखें, इसके जो फैक्टर्स बने हैं, 3 का स्क्वायर है, तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में हमें मिल गया। 5 अकेला है, यानी 5 पावर 1, तो इसको स्क्वायर करना है, तो एक और 5 शामिल करें इसमें। और 7 भी अकेला है, इट्स नॉट ए स्क्वायर नंबर, तो एक और 7 मैं लिख लूँ। तो देखें, 5 में मैंने एक 5 शामिल किया, मल्टीप्लाई किया, तो 5 5 = 25। तो 25 इज़ ए स्क्वायर नंबर। कैसे कि 5 का स्क्वायर करें तो 25 आता है, तो 25 इज़ ए स्क्वायर नंबर। 7 × 7 49 बनता है, तो 7 7 = 49, तो 49 इज़ ए स्क्वायर नंबर। क्योंकि अगर आप 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 49 आएगा, तो स्क्वायर नंबर हो गया। तो आपने जो चीज़ इसमें 5 को और 7 को स्क्वायर नंबर बनाने में जो चीज़ इंट्रोड्यूस की है वही n है। यानी एक 5 आपने मल्टीप्लाई किया, एक 7 मल्टीप्लाई किया, तो ये वो वैल्यू है n की। तो 7 5 = 35। तो वो कह रहा है स्मॉलेस्ट, तो आप इसको ही लिखेंगे, क्योंकि इससे स्मॉल आपको नहीं मिलने लगा। इससे बड़े आपको मिल सकते हैं, वो ऐसे कि आप 5 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें,
7 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो वो बहुत बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू कही है। तो 5 इंटू 7 इज़ 35, सो n इक्वल्स 35। ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। एग्जामिनर बड़ा ठीक ठाक मेहरबान होया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा है। 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, उधर से 2 को, और फिर इसको लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें। ये आंसर है। बी पार्ट में x को दूसरी ब्रैकेट के x और 3 से मल्टीप्लाई करें, और फिर 5 को दूसरी ब्रैकेट से x से और 3 से करें। इसमें साइंस का बड़ा ख्याल रखना है, प्लस माइनस माइनस होता है और ये चीज़ें नहीं भूलनी। इसको मैथमेटिकल स्लिप्स कहते हैं हम, ये मार्क्स लूज़ करवा देते हैं। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें और ये आंसर स्पेस में लिखते हैं। Question number 13, part A. The nth term of a sequence is 3n square minus 1. Find the first 3 terms of the sequence. तो इसमें पहले n की जगह 1 डालें, सिंप्लीफाई करें, ये आ गई फर्स्ट टर्म की वैल्यू। अब n की जगह 2 आपने डालना है और इसको सॉल्व करें तो ये आ गई दूसरी टर्म की वैल्यू। फिर आप n की जगह 3 डालें क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म्स उसने कहा है, तो अब इसको सिंपल करें तो ये 3 आपने फर्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यूज़ बता दी हैं। 2 नंबर मुफ्त के हैं, ये आंसर स्पेस में लिख लें। अच्छा, these are the first 5 terms of a different sequence 1, 3, 9, 27, 81. Find an expression in terms of n for the nth term of this sequence. अच्छा, इस सीक्वेंस को आप लिखें, ये है आपका 1, 3, 9, 27, 81। अच्छा, अब आप डिवाइड करें अगली टर्म को पिछली से, 3 डिवाइड बाई 1 तो आंसर 3 आएगा। फिर अगली टर्म को डिवाइड करें उससे पिछली टर्म, यानी 9 डिवाइड बाई 3, फिर 3 आ गया। इसी तरह फिर आप 81 डिवाइड बाई 27 करें तो फिर 3 आ गया। तो जब आप इस डिवाइड को रेशो कहते हैं हम, जब किसी सीक्वेंस का रेशो एक जैसा हो, जैसे यहाँ नज़र आया, तो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सिंपल वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इनको आप अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें। डिवाइड करने यानी रेशो, जो कॉमन रेशो हो जाए जब सीक्वेंस में एक जैसी रेशो, तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उसका nth टर्म फार्मूला हम लिखते हैं a r पावर n-1। ये nth टर्म फार्मूला है जो वो मांग रहा है। इसको चेक कर लें आप, n की जगह 1 लिखें, जो सीक्वेंस का पहली टर्म 1 है वो लिखें, और a होती ही वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म है, वो भी 1 है, तो फिर आप देखें कि आंसर 1 आना चाहिए। r आपका 3 है, कॉमन रेशो कहते हैं r को। तो ये हमने उसको चेक भी कर लिया। वैसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 14, ये सारे टेंजेंट शेंजेंट उसने बनाए हुए, लिखे भी हुए हैं, और वो कह रहा है कि एंगल COB इन टर्म ऑफ x बताना है हमने, तो ये थोड़ा सा अटेंशन मांगता है। तो ये वाला एंगल COB, अच्छा, एक तो ये OD और OC रेडियस हैं, तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और वहाँ पे बेस एंगल x है तो यहाँ पे भी x होगा। अब टॉप एंगल इसका DOC क्या बनेगा, 180 में से इन दोनों x को माइनस कर लें तो ये आपका टॉप एंगल आ जाएगा, 180 माइनस x, यानी 180 माइनस 2x। ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन एंगल है BOD, तो 180 में से माइनस करें 180 माइनस 2x,
तो ये आपका, इसको इस सेंस में मैंने लिख दिया है 180 माइनस 2x प्लस सी ओ बी एंगल इज इक्वल टू 180। यहाँ से सी ओ बी को सब्जेक्ट करें तो आपके पास सी ओ बी एंगल 2x आ जाता है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ये सर्कल है, इसका ये डायमीटर मैंने बनाया और ये आपका सेंटर ओ है और ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एन एंगल एट सर्कमफ्रेंस सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, ये उस डेफिनेशन में आता है। तो ऊपर एक्स है तो नीचे 2x होगा। ये आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते थे। तो ये मैंने आपके नॉलेज में इजाफ़ा कर दिया। ये तरीका जो मैंने यूज़ किया थोड़ा लंबा था, आप इसको वैसे इस तरीके से कर लें तो, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। एंगल ओ ए बी कहाँ है? ओ ए बी, ये ब्लू कलर का। तो ओ बी रेडियस है और ए बी टेंजेंट है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल हमेशा बनता है। टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द रेडियस। तो ए ओ बी एंगल जो है वो 2x है। तो तीसरा एंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से 90 तो आया हुआ है तो उसको माइनस करते हैं। अब ये दोनों एंगल 90 के हो गए मिलके, तो 90 माइनस 2x करें तो ये आ जाएगा और यही लिखना पड़ेगा। सी बी ओ कहाँ है? सी बी ओ, अच्छा ये ग्रीन, मैंने ये ग्रीन कलर से सी बी ओ। अच्छा, इसको कैसे हम कर सकते हैं? वैसे ओ सी और ओ बी रेडियस हैं, तो अच्छा ये ज़्यादा इजी है। डी बी डायमीटर है और बी सी डी ट्रायंगल। तो डायमीटर में जो ट्रायंगल बन रहा होता है ना सेमी सर्कल में, वो हमेशा 90 डिग्री एंगल सरकमफ्रेंस पे बनाता है। मैंने ग्रीन कलर का बनाया भी हुआ है। तो यह ट्रायंगल बी सी डी में ये 90 हो गया, ऊपर डी पे एक्स हो गया, तो तीसरा एंगल होगा 90 माइनस एक्स। तो 180 में से 90 माइनस एक्स को प्लस 2x, तो ये आप वैसे भी निकलेगा 90 माइनस एक्स। ये दोनों तरीक़ों से कर लिया मैंने। सी बी ओ 90 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 15 में ए सी कैलकुलेट करें। ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और डी ई सी। तो सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ले लेते हैं। तो ये तीसरा एंगल मैंने 3 लाइनों से शो कर दिया। तो ए सी ट्रायंगल ए बी सी में जो ए सी है ओवर ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में ए बी के ओवर कर लिया। तो इसी तरह अब हमने छोटे ट्रायंगल में करना है। तो ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बनती है छोटे ट्रायंगल डी ई सी में? देखें, ए सी को ऐसे रीड करें, 2 लाइन एंगल टूवर्ड्स 3 लाइन एंगल इज ए सी। ये एंगल्स की जो उन्होंने लाइनें डाली हुई है ना, उसको मैं रीड कर रहा हूँ। तो अब इसी तरह छोटे ट्रायंगल में देखें, 2 लाइन एंगल टूवर्ड्स 3 लाइन एंगल, ये बन रहा है सी डी ओवर। अब ट्रायंगल ए बी सी में हमने जो ए बी लिखा हुआ है ए सी के नीचे, ए सी ओवर ए बी, ए बी को आप रीड करें 1 लाइन एंगल टूवर्ड्स 2 लाइन एंगल। यहाँ 2 लाइन एंगल टूवर्ड्स 1 लाइन एंगल इज ए बी। तो इसी तरह आप छोटे ट्रायंगल में रीड करें 1 लाइन एंगल टूवर्ड्स 2 लाइन एंगल, तो वो बनता है ई डी, यहाँ डी ई, एक ही बात है। अब हमने निकालना है ए सी, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए सी को सब्जेक्ट करें, तो ए सी वुड बी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी डी ओवर डी ई।
अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू 12 है, सी डी की वैल्यू 7 है, डी ई की वैल्यू 3 है। अब ये सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई हो जाएगा, 28 आंसर आ जाएगा। Given that the area of triangle ABC is 160 centimeter square, calculate the area of the triangle DEC. तो इसमें कर लें आप, लेट करें, फार्मूला तो आपका बनता है A1/A2 इक्वल्स L1/L2 का होल स्क्वायर। तो लेट ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू A1, तो ट्रायंगल DEC A2 हो जाएगा। अब A1 यानी दिया हुआ है 160/A2 हमने निकालना है। तो ट्रायंगल ABC की कोई लेंथ ले लें आप, तो मैंने ले ली आपकी 12, तो उसके अगेंस्ट छोटे ट्रायंगल में बन रही है 3 होल स्क्वायर। तो इसको अंदर ही सिंप्लीफाई कर लें 12/3 को, तो 160/A2 इक्वल्स 4 का स्क्वायर 16। तो अब A2 को सब्जेक्ट कर लें, A2 इज इक्वल टू 10। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 16, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L। अच्छा, बैकग्राउंड में जब ग्रिड बना हो तो कोशिश करें वो फार्मूला ना यूज़ करें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जस्ट y डिवाइडेड बाय x करके ग्रेडियंट निकाल लें, मगर उसको निकालने से पहले इस लाइन के ऊपर कोई ट्रायंगल फॉर्म कर लें आप। जैसे ये मैंने रेड लाइन से ट्रायंगल बना लिया, तो ये आपका y है और ये x है। तो y ब्लॉक्स गिन लें आप, तो 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं, और x ब्लॉक्स गिने तो 1 2 ब्लॉक्स हैं, तो 2 2 ज़ा 4, तो इसका ग्रेडियंट 2 है, एंड दैट्स इट। ये 1 मार्क्स को जस्टिफाई भी करता है ये मेथड, तो मिटा दें। The shaded region on the diagram is defined by 3 inequalities. Write down these 3 inequalities. अच्छा, ये जो 5 से लाइन जा रही है इसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं, और इसकी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू 5। तो इस लाइन से नीचे की तरफ जहाँ पे y की वैल्यू कम हो रही है, लेस हो रही है 5 से, उस तरफ वो शेडेड ट्रायंगल बना हुआ है, और ये सॉलिड लाइन है। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस और से आपने सुनना है। तो ये हो जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू 5, इसकी इनइक्वालिटी आ गई। दूसरी, ये जो 1 x एक्सिस पे जो 1 है, ये इसकी इक्वेशन बन रही है x इज इक्वल टू 1। अब यह इस लाइन से राइट साइड पे जहाँ पे x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, 1 से राइट साइड पे देखें x की वैल्यू बढ़ रही हैं, 2 3 4, उस तरफ ये शेडेड ट्रायंगल है, तो इसकी इनइक्वालिटी बनेगी। और ये सॉलिड लाइन है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बनेगी। अगर ये डॉटेड होती तो x इज ग्रेटर देन 1 लिखते हैं हम सिर्फ। अब आ जाए लाइन L, सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाएं। तो आपने पिछले पार्ट में इसका ग्रेडियंट निकाल लिया था, तो आप लिखें y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m में आप लिखते हैं इसका ग्रेडियंट 2, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अच्छा, c होता है y इंटरसेप्ट, ये लाइन जहाँ y को टच कर रही है वो वैल्यू c होती है, तो वो 1 को टच कर रही है। तो ये इक्वेशन फटाफट इसके आराम से निकल आई। अब इसका हमने ग्रेटर देन और लेसर देन हमने वो कैसे डिसाइड करना है। आप इस लाइन को एक्सटेंड करें और x एक्सिस को भी एक्सटेंड करें। एक एंगल ये x एक्सिस का छोटा एंगल बन रहा है, एक बड़ा एंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल जो है शेडेड ट्रायंगल, वो किस एंगल की तरफ बना हुआ है, छोटे एंगल की तरफ साइड पे या बड़े एंगल की साइड पे? तो ये बड़े एंगल की साइड पे बना हुआ है, तो आप इसकी इनइक्वालिटी लिखें, बड़े को कहते हैं ग्रेटर, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 1।
ये मैंने बड़ी तफसील से आपको ये चीज़ सिखा दी है। तो आंसर स्पेस में भी आप ये लिख सकते हैं, सारी देख के लिख लें एक एक इनइक्वालिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 17. The diagram shows the speed time graph of Sam's journey from home to work. अच्छा, calculate the acceleration in meter per second square for the first 2 minutes of Sam's journey. तो हॉरिजेंटल एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे सेकंड्स में दिया हुआ टाइम, मिनट से पूछा तो 2 मिनट 120 सेकंड्स बनते हैं। यहाँ पे आप ये ट्रायंगल सा बन गया। तो इसका जो ग्रेडियंट है y ओवर x, वही जो भी आपने सीखा था, वो यहाँ पर आपको स्पीड टाइप ग्राफ में जो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन होती है वो हमेशा एक्सेलरेशन शो करती है। तो y ओवर x इज़ 20 ओवर 120। y आपका 20 है और x आपका 120 है, जो कि 1 ओवर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। ये आंसर है आपका। कैलकुलेट सैम्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड फॉर द होल जर्नी। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड होती है। तो एरिया अंडर द कर्व, स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व हमेशा डिस्टेंस होता है। तो इसको पूरा एज ए वन पिक्चर आप ले लें डायग्राम को। तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, तो उसको ट्रेपीजियम के तौर पे हैंडल करें। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा, 1/2 हाइट हमेशा दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो फासला होता है, डिस्टेंस, वो हाइट होती है। तो इसकी हाइट 20 हो गई। ओके, हाइट तो 20 हो गई। अब ये जो पैरेलल साइड है, एक तो 600 हो गई लाइन, ऊपर वाली जो छोटी लाइन है वो आप देखें 480 में से माइनस के 120 को तो 360। ये भी नो लिख लें आप, ताकि सारी चीज़ें आपके पास फार्मूले में डालने के लिए हो जाए। तो 1/2 इंटू हाइट इज़ 20 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 600 प्लस वही जो 360 आपने भी निकाला था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ गया आपका डिस्टेंस, टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, विच इज़ 600। सिंप्लीफाई करें इसे तो ये बनता है आपका 16 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 18. b is directly proportional to the square of a. When a is equal to 3, b is equal to 18. Find b when a is equal to 5. b is directly proportional to the square of a, तो ये आप ऐसे लिखते हैं। और इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए b इक्वल्स k टाइम a स्क्वायर। अब b और a की वैल्यू दी है, इससे k की वैल्यू आप ले सकते हैं। k की वैल्यू 2 आ गई। अब ये वापस पुट कर दें, b इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब फाइंड b व्हेन a इज इक्वल टू 5, तो b की जगह पे रहने दें, एक जगह 5 लिख लें। तो ये b की वैल्यू आ गई 50। क्वेश्चन नंबर 19. ABD is an equilateral triangle. C lies on BD, DB and AC is perpendicular to DB. Show that triangle ADC is congruent to triangle ABC. Give a reason for each statement you make. तो हर एंगल इसका 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स भी सेम लेंथ की होती हैं, जितनी मर्जी लेंथ हों, मगर अंदर सारे तीनों एंगल 60 के होते हैं। अब क्योंकि ए सी परपेंडिकुलर ड्रॉप आया हुआ है तो वो 30-30 में डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ये देख लें। और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, नहीं कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, इसको लिखें 30 डिग्री ईच। फिर उसके बाद ए डी सी इक्वल्स ए बी सी, और ये 60 डिग्री ईच। सेम है ना, हम इसलिए लिख रहे हैं। फिर कोई एक साइड ले लें, तो ए डी साइड इज इक्वल टू ए बी, इसको लिख लें
कि साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो अंडरस्टूड है कि सेम होंगी। देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट को इस तरह लिखते हैं 3 लाइनों से, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, और रीज़न लिख लें AAS। AAS का मतलब एंगल, एंगल, साइड। हमने 2 एंगल और 1 साइड से इसको कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 20 में फार्मर रिकॉर्ड्स द मास ऑफ ईच ऑफ हिज शीप, सम ऑफ द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल एंड इलस्ट्रेटेड इन द हिस्टोग्राम। मैस MkG दी हुई है, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी उनकी दी हुई है, फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी हुई है। वो कह रहा है यूज़ द हिस्टोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अच्छा, A की ऊपर जो क्लास है वो 15 से 20 तक है, तो 15 से 20 तक, तो डायग्राम में आए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास वेट, तो 15 फ्रीक्वेंसी कितनी है A हो गई, और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी बन रही है 6। ये 15 से 20 वाली बार सबसे लंबी, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में 6 लिख लें, और फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ इसकी कितनी है 5, तो 6 इंटू 5 से इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि A है, तो 30, तो वैल्यू ऑफ A इज़ 30। कंप्लीट द हिस्टोग्राम, तो बाकी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकाल लें। ये मैं उसी टेबल के नीचे लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ 40/10, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 4, तो लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20। अच्छा, सबसे सॉरी, पहले ये कंप्लीट कर लें। ये 4 से लाइन लाए और 20 से 30 है, तो ये कंप्लीट कर लें। अब नेक्स्ट उसका लास्ट क्लास है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज 20, और क्लास विड्थ जो है वो भी 20 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई 1। तो ये 1 से स्टार्ट करें और एंड तक 30 से 50 तक बना लें। ये कंप्लीट हो गया आपका हिस्टोग्राम। 21 में A का मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर दूसरे में लिखा A+2B इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है फाइंड B, तो आप A की जगह उसका मैट्रिक्स लिखें +2 टाइम्स B इज इक्वल टू A मैट्रिक्स। अब 2B को सब्जेक्ट करें और ये पहला मैट्रिक्स वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2B इज इक्वल टू दिस। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमेशा आपस में माइनस होती हैं, तो 1 - 3 जो है वो -2, 5 - 1 is 4, 10 minus minus plus 10 plus 4 is 14, 12 minus 2 is 10। अब b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो आप उसको 1/2 लिखेंगे, तो 1/2 टाइम्स दिस होल मैट्रिक्स, तो 1/2 इंटू -2, तो ये हो गया -1, और 1/2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2, 1/2 इंटू 14 ये 7, और 1/2 इंटू 10 इज़ 5, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर स्पेस में लिख दिया। फाइंड A इनवर्स, तो मैट्रिक्स A लिखें, आप डिटर्मिनेंट लिखें DET इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -4, तो 6 + 4 विच इज़ 10, तो 10 का रेसिप्रोकल 1/10 है। आप 3 और 2 की जगहें चेंज करें, और 1 और -4 के साइन अपोजिट कर दें। 1 जो है प्लस है तो -1, 4 माइनस है तो +4, ये आपका A इनवर्स आ गया। तो ये आप 1/10 बेशक बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि इस इनवर्स ने आगे कहीं यूज़ नहीं होना। अगर आगे कहीं यूज़ होगा तो 1/10 को हम अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, A और B की वैल्यू, तो आप x² - 6x - 7 तो वैसे ही लिख लें, इसके अगले वाले को ओपन कर लें,
ए प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करें उस आइडेंटिटी के मुताबिक। अब कंपेयर कर लें ये x के कोएफिशिएंट है -6 और उधर से है 2a, तो यहाँ से a इज इक्वल टू -3। कांस्टेंट वैल्यू -7 है, वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू a स्क्वायर प्लस b है। तो a की वैल्यू आप डाल दें यहाँ पे और इसका b निकल आएगा। तो a -3 और b -16। Hence solve the equation x square -6x -7। आसान है, इसका सेकंड वर्जन लिख लें। ये a और b की वैल्यू लिख लें इज इक्वल टू 0। अब 16 को उधर भेज दें। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लें, तो इससे आपका स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। फिर x -3 इज इक्वल टू प्लस -4, एक दफ़ा +4 के साथ सॉल्व करें x को और एक दफ़ा -4 के साथ सॉल्व कर लें, तो ये x की दो वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला दिया हुआ है। कर सरफेस एरिया ऑफ ए कोन होता है πr/l, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर होता है 4πr²। वो कह रहे सॉलिड कोन हैज़ द रेडियस y सेंटीमीटर, स्लांट हाइट of the cone is 25% larger than the radius of the cone. A solid sphere has a radius capital R centimeter. Surface area of the sphere is equal to the total surface area of the cone. Show that y is equal to 4 capital R over 3. Okay. ये कौन है, ये R है, R को उसने y बोला हुआ है रेडियस को, ये L है स्लांट हाइट। तो अच्छा, उसका वो कह रहा था 25% लार्जर देन द रेडियस ऑफ द कोन, तो 25 को 100 में प्लस कर लें, 125% ऑफ y कर लें। वो कह रहा था ना 25% लार्जर देन द रेडियस ऑफ द कोन, तो रेडियस ऑफ द कोन y है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 5/4y आ गया इसका। अब देखें 4πr कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू πy टाइम्स 5/4y। ये πr प्लस 4πr स्क्वायर, तो ये तो आपका हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और उसे एग्जामिनर ने बताया सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या बनता है कोन का, ऊपर जो कोन सी बनी होती है वो होती है πr/l, और प्लस नीचे कोन के एक सर्कल बना होता है जिसका होता है πr², तो ये प्लस हो गया। अच्छा, πr/l, तो ये जो y है ये r है, रेडियस है, तो πy, और l आपके पास है 5/4y जो अभी अभी आपने सिंप्लीफाई किया, प्लस नीचे जो सर्कल है वो हो गया πr², तो r आपके पास क्या है, y है, तो y² हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 5/4πy² प्लस πy²। अब 5/4πy² प्लस πy², तो ये हो जाएगा 9/4πy²। पाई और पाई कैंसिल, 4r² इज इक्वल टू 9/4y², तो y² इज इक्वल टू 16/9r²। y² को सब्जेक्ट किया है। अब इसको 16/9r² को स्क्वायर रूट करेंगे तो y² ख़त्म हो जाएगा, y आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 9 ये होता है 4 और 3 और फिर r,
तो ये शो कर दिया हमने, y इज इक्वल टू 4r/3 या 4/3r, एक ही बात है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन टर्म्स ऑफ r, गिव योर आंसर एज सिंपली एज पॉसिबल। तो ये उसमें से मैंने एक ट्रायंगुलर पोर्शन निकाला है, तो इसकी हाइट हम निकाल रहे हैं कोन की हाइट निकाल रहे हैं। तो रेडियस r है, h हाइट है, स्लांट जो हाइपोटेन्यूस है वो 5/4y है, और रेडियस को r की जगह y लिख दे। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, h² + y² इज इक्वल टू 5/4y होल स्क्वायर। यहाँ से आप h² इज इक्वल टू 5/4y होल स्क्वायर माइनस y²। तो h² इज इक्वल टू 25/4 माइनस y²। फिर h² इज इक्वल टू 9/16 y²। ओके, ये 25/16 y² माइनस y²। एक सेकेंड बच्चों, ये 25 माइनस 16, मैं इसको कंफर्म कर लूँ। 25 माइनस 16 जी, तो ये 9/16 y²। अच्छा, अब आपने स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये 9/16 y² का स्क्वायर रूट लें तो 3/4y आ जाएगा। ये आपकी हाइट आ गई। तो अब वॉल्यूम के फार्मूले में सिंपली प्लेस करते हैं 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई रेडियस आपका है y² और h आपका है 3/4y। सिंप्लीफाई करें तो 1/4 पाई y³। तो y की वैल्यू आपने पीछे शो की थी, वो उसकी जगह आप लिखते हैं। ये आपका आ जाएगा 4 का क्यूब और 3 का क्यूब और r का क्यूब, और फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो 16/27 पाई r³। ये फाइनली आपका आंसर है, और दैट इज़ इट। ये मेरा फ़ोन नंबर, किसी किस्म की इंक्वायरी हो तो ज़रूर कांटेक्ट करें विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।